जय हिंद टू ऑल द एनसीसी कैडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए एक दो बार ट्रायल लिए गए हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू, जो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि कई सारी समस्याएं आती हैं। फास्ट इंटरनेट की दिक्कत आती है, कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उनके बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं हैं, कई तरह की समस्याएं थी। तो हमारी 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा के सीओ साहब कर्नल दीपांकर सिंह ने आदेश दिया कि सुरिंदर, यू डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कैडेट्स। दैट्स वाई डिसाइडेड टू मेक वीडियोज़ एंड अपलोड ऑल दीज वीडियो इन यूट्यूब सो दैट ऑल द कैडेट्स अराउंड द कंट्री कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, ताकि इंडिया में रहने वाले सभी कैडेट्स इसका फ़ायदा ले सकें और अपने आने वाले बी और सी सर्टिफिकेट की तैयारी कर सकें। तो हम शुरुआत करते हैं। एसडी सेकंड का लेसन 1 है थ्रेट्स टू नेशनल इंटीग्रेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे कैडेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। आवर कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। It is true that diversity lies in integrity or integrity lies in diversity, or unity in diversity and diversity in unity। अनेकता में ही एकता है और एकता में ही अनेकता है। लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं हमारे देश के सामने, कुछ थ्रेट्स हैं जो हमारे देश की एकता को बाधित करती हैं, हमारे सामने समस्याएं पैदा करती हैं। तो उन समस्याओं को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कैडेट्स, अगर आप उन समस्याओं को जान जाएंगे तो फिर उनको टैकल करना भी सीख जाएंगे। ये हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे हम सेना का हिस्सा हों या हम ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में काम करें, किसी भी पद पे काम करें, किसी भी कैपेसिटी में काम करें। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हम उनको टैकल कैसे करें। समस्या का जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहली समस्या जो हमारे देश के सामने है वो है रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। रीजनलिज्म गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वंस ओन रीजन देन टू वंस नेशन। अगर हम बात करें क्षेत्रवाद की, तो क्षेत्रवाद का मतलब है कि हम अपने क्षेत्र को देश से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि हमारा रीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बंगाल के लोग सोचेंगे बंगाल सबसे अच्छा है, राजस्थान के लोग सोचेंगे राजस्थान सबसे अच्छा है, हरियाणा के लोग कहेंगे हरियाणा सबसे अच्छा है, महाराष्ट्र के लोग कहेंगे महाराष्ट्र सबसे अच्छा है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमारा एरिया अच्छा है, हमारा क्षेत्र अच्छा है, तो उससे हमारे देश की जो एकता है उसको नुकसान पहुंचता है। और जब यही क्षेत्रवाद भाषा के साथ जुड़ जाता है तो फिर ये और रीजनल इंटरेस्ट पैदा करता है, या रीजनल इंटरेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाता है रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय जो इंटरेस्ट हैं, आदमी उनको छोड़कर अपने क्षेत्रीय इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, क्षेत्रीय जो अपेक्षाएं हैं लोगों की या उनके जो अपने मंतव्य हैं उनके बारे में सोचता है। दिस क्रिएट्स पैरोकिलिज्म अमंग द पीपल। ये देश के लोगों के मन में संकीर्णता की भावना पैदा करता है। उनके विचारधारा संकीर्ण बन जाती है, वो सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, जो कि गलत है। देश की एकता के लिए बहुत बड़ी बाधा है। सेकंड इज कास्टिज्म। कास्टिज्म आप सब जानते हैं, जातिवाद। जातिवाद की जड़ें इस देश में कितनी गहरी हैं ये सब जानते हैं। और ये जो कास्टिज्म है ये एक डिवाइसिव फोर्स है। इसने समाज को हमेशा बांटा है। हाँ, कभी कभी समय पड़ने पर सभी जातियों ने मिलकर काम किया है, लेकिन समय समय पर आपको आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आते हैं जब यही जातिवाद हमारे देश के सामने इतनी सारी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं पैदा करता है जिसकी कोई गिनती नहीं है। जातिवाद के कारण आप देखिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है दूसरे सेक्शन को इन्फीरियर समझता है। ब्राह्मण समझता है कि क्षत्रिय हमसे नीचा है, और क्षत्रिय समझते हैं कि वैसे हमसे नीचा है, वैसे समझते हैं कि शूद्र हमसे नीचे है। सच्चाई ये है कि सभी बराबर हैं, सभी के अपने अपने काम हैं, लेकिन ये सोच जो है वो देश को पीछे की तरफ ले जाती है। जो समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, दे आर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण होता है। एंड पोजिशंस एंड अपॉर्चुनिटीज आर मोनोपोलाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर सेक्शन। देश में, राज्य में या सत्ता में जो भागीदारी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की रहती है, वही उन सब अवसरों का फ़ायदा उठाते हैं। और ये बाकी जो कास्ट हैं उनके बीच में एक एनिमिटी क्रिएट करती है, दुश्मनी का भाव पैदा करती है।
और जो कास्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, जो कास्ट के संगठन हैं, वो देश की पॉलिटिक्स में, देश की राजनीति में इंटरफियर करते हैं। वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं और जो अनडिजर्वडली, जो जिसको डिज़र्व नहीं करते, वो बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ, किस लिए? आरक्षण के लिए। महाराष्ट्र में मराठे कह रहे हमें आरक्षण दो, हरियाणा में जाट कह रहे हमें आरक्षण दो। तो ये एक जो ग्रुप बन जाता है अपनी कास्ट का, वो कास्ट जो है सरकार पे दबाव डालती है कि हमें वो बेनिफिट दिए जाएं जो शायद वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, इस तरह की जो कारक हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये देश की राष्ट्रीय एकता के लिए नुकसानदायक है। तीसरा है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज नॉट बिलीविंग इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कम्युनलिज्म का मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर रिचुअल से है, राइट से है। रादर excessive affinity to one's own religion transforms into hatred towards other religion। जब हम अपने धर्म में जरूरत से ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर दें और उसको ही सबसे अच्छा माने, और तब हमारे मन में दूसरे धर्मों के लिए एक हैटर्ड, एक घृणा की भावना पैदा हो जाती है। इससे हमारे अंदर एक फैंटेसिज्म अराइज होता है अपने धर्म के प्रति। और जब धर्म, जाति और रेस सामाजिक और पॉलिटिकल गेन्स के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। ये जो कम्युनलिज्म है देश के लिए घातक है। अपने ही धर्म को सुपीरियर समझना देश के लिए घातक है, देश की एकता के लिए घातक है। ये संप्रदायवाद जो है देश की एकता में बहुत बड़ी बात है। इस संप्रदाय को ख़त्म करना ही होगा। एंड द रियल काज ऑफ कम्युनलिज्म लाइज इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। कम्युनलिज्म का जो सबसे बड़ा कारण है वो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक फैक्टर्स है। बिकॉज लोग देखते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल एडवांटेज कहाँ है, पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, या इकोनॉमिक बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे। उसी हिसाब से लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स या पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते हैं। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज एन इंस्टेंस फॉर द इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। 1947 में किस तरीके से धर्म ने पॉलिटिक्स के बीच में इंटरवीन किया और इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम 4-5 युद्ध लड़ चुके हैं और फिर भी शांति नहीं है। फिर भी हम लोग उसी कगार पे खड़े हैं, उसी दोराहे पे खड़े हैं जिस दोराहे पे हम 1947 में खड़े थे। लिंग्विस्टिक क्लेम्स। वी हैव सीन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। Hindi is the official language and English is the link language, and about 2000 languages are spoken by the various sections of the Indian people. So another problem faced by India was the linguistic recognition or reorganization of the states. बाकी जो 1956 में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो देश का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ, वो भाषा के आधार पे हुआ कि जहाँ तमिल भाषा बोल जाती है वो अलग एरिया होगा, मलयालम का अलग होगा, कन्नड़ा का अलग होगा, और आपका गुजराती का अलग होगा, मराठी का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, पंजाबी का अलग होगा, कश्मीरी का अलग होगा, उड़िया का अलग प्रदेश होगा, बंगाली का अलग प्रदेश होगा। तो भाषाओं के आधार पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। एजिटेशंस आर गोइंग ऑन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिमांडिंग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। Now people are again asking for you can say reorganization of the country. बीच बीच में कुछ लोग उठते हैं। यूपी में देख लीजिए, कोई हरित प्रदेश की मांग कर रहा है, कोई पूर्वांचल की मांग कर रहा है। This linguistic jingoism has become an important factor which hinders national integration. ये भाषा के प्रति उन्माद या भाषा के प्रति जो भाव है कि हमारी भाषा सबसे अच्छी है, सबसे सुपीरियर है और हमारा जो एक अलग भाषिक क्षेत्र होना चाहिए, तो ये जो है देश के एकता के रास्ते में बहुत बड़ी एक रुकावट है। हम एक दूसरे की भाषाओं का मजाक उड़ाते हैं। आप हिंदी मूवीज में देखते हैं कि किस तरीके से साउथ इंडिया का अगर आदमी कोई हिंदी बोलता है तो वो किस तरीके से हम उसके तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देश की एकता के लिए नुकसानदायक है। एक्सट्रीमिज्म
The extremist movement going on in different parts of the country are yet another challenge to national integration. जो एक्सट्रीमिज्म है ये देश की एकता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. आपने सुना होगा नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में, माओइस्ट मूवमेंट के बारे में. These movements quite often use violence. They create fear in the public life. They cause loss of lives of government, personal and people and destroy public property. The property, वो प्रॉपर्टी जो देश की है, सब लोगों की है, पूरे समाज की है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं. और ज़्यादातर जो यूथ हैं, मोस्टली द यूथ पार्टिसिपेट इन सच मूवमेंट्स, क्योंकि यूथ जो है उसको वो ज़्यादा समझता नहीं है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना या उनको डीमोटिवेट करना बहुत आसान है. खासकर मोटिवेट करना या उसको पूरे उन बच्चों को एक मॉब में कन्वर्ट करना, एक ऐसा भीड़ तंत्र में परिवर्तित करना बहुत आसान है. बस एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत है कि देश में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखें, स्टोन पैलेटिंग, पत्थर जो फेंकने की जो प्रक्रिया है सेना के जवानों पे, ये पत्थर फेंकने की जो घटनाएं हैं अब काफ़ी कम हो गई, लेकिन कितनी ज़्यादा बढ़ी. उन बच्चों को बरगलाया जाता था, उन बच्चों को झूठी मूठी कहानियाँ बताई जाती थी कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खतरे में है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है और देश की सेना ऐसा कर रही है. जबकि सब जानते हैं कि देश की सेना उनकी मददगार है. देश की सेना अगर वहाँ ना हो तो लोगों का जीना मुश्किल है, लोग वहाँ रह नहीं सकते. और ये सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता. आतंकवादी को तो बस अपनी बात मनवानी है. दे आर एक्सट्रीमिस्ट. वो तो बिल्कुल अंधे होकर काम करते हैं. उनको तो किसी बात से कोई लेना देना नहीं है. उनको तो बस ये है कि उनका जो एजेंडा है, उनको वो जो सोचते हैं बस वो सब लोग वो सुने. आप देख लीजिए सीरिया में क्या हो रहा है. सीरिया में तो सब लोग मुस्लिम्स हैं. जॉर्डन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हुआ, कुवैत में क्या हुआ. क्यों लड़ रहे हैं लोग? क्योंकि कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो अपना एजेंडा सब लोगों पे ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं. और इस तरह की भावनाएं देश के लिए घातक हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल डिस्पैरिटी. सोशल डिस्पैरिटी अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, caste and sometimes within the community and caste cause tension and imbalance among the people. जो सामाजिक भेदभाव है ये अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग कास्ट में, और कभी कभी तो एक ही कम्युनिटी के अंदर, एक ही कास्ट के अंदर टेंशन पैदा करती है. एक ही कम्युनिटी में एक सियाह है, एक सुन्नी है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक जाट है, एक बनिया है. दोनों में आपस में टेंशन है. ब्राह्मण सोचता मैं उच्च हूँ, क्षत्रिय सोचता मैं उच्च हूँ, सुन्नी सोचता मैं उच्च हूँ, सिया सोचता मैं, मेरी भावनाएं सबसे अच्छी हैं. तो अलग अलग धर्मों के लोग या अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है एक दूसरे के बारे में ना सोच के अपने ही बारे में सोचते हैं. और उन सब के बीच में भी जो है कई बार जो है डिफरेंसेस रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार टेंशन होती है. और ज़्यादातर ये सब झगड़े जो होते हैं वो या तो किसी के एक प्राइड को लेके होती है या फिर उनके इकोनॉमिक स्टेटस को लेके होती है. अगर कोई आदमी पुअर है, गरीब है, इकोनॉमिकली पुअर है, तो समझ लीजिए उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा. ये लोग मान के चलते हैं कि जो पुअर है उसका एक्सप्लॉयटेशन करना ही करना है. तो इस तरह की जो सोशल डिस्पैरिटी है, इट पोजेस ग्रेट थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन. इस तरह के जो सामाजिक भेदभाव है, आप लोगों ने देखोगे टीवी में, अखबार में आती रहती है कि फलां कास्ट के आदमी को, लड़के को घोड़े पे बैठने से मना कर दिया गया, उसको पीटा गया. इस तरह की जो घटना है ये देश की एकता के लिए घातक है. इस तरह की चीज़ों को हमें समझना है और कोशिश करनी है एज ए कैडेट, एज ए यंग सोल्जर ऑफ द कंट्री. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर दैट ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू डिस्ट्रक्शन. इट हैज़ हैपेंड विद अस इन द पास्ट. We were enslaved by different invaders, be Shak, Hun, Kushan, Yaman, Tatar, Mongols, Dutch, French, Portuguese, Britons, Germans. They all ruled on us. Why? Because we were divided in the name of religion, in the name of caste, in the name of creed, race. So many differences we have. So we need to deal with these differences, and we need to be integrated. Then only
our country can be united country, and our country will be a strong country. This is all about this topic. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.